एक बार फिर UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट जो भाई 6 पर आ चुके हैं भाई। प्रैक्टिस सेट 6 है भाई आज। तो इसमें देखते हैं भाई प्रैक्टिस सेट 6 पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई भारत में सबसे पहले बांध का निर्माण किया गया था। तो ये पूछा गया है भारत में सबसे पहले जो बांध बनाया गया था कब बनाया गया था और उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखनी है भाई। तो भारत में पहला सबसे पहले जो बांध बनाया गया वो दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाया गया। दूसरी शताब्दी ईस्वी में चोल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। चोल वंश के शासक राजा करिकल के द्वारा बांध का निर्माण कराया गया। और कौन सी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी ईस्वी में बांध का निर्माण किया गया। और ये कि भारत का सबसे पुराना डैम था भाई, भारत का सबसे पुराना डैम। और ये फोटो लगी हुई है और इस डैम का नाम है भाई कल्लनई बांध। कल्लनई बांध या इसे ग्रैंड एनीकट बांध भी कहा जाता है। तो ये भारत में निर्मित सबसे पुराना डैम है। अगर नदी की बात करें तो ये डैम जो पड़ेगा वो कावेरी नदी पर स्थित है। डैम कहाँ पर भाई? कावेरी नदी। और कौन सा स्टेट होगा? तमिलनाडु में ये डैम पड़ेगा भाई। और ये भारत का सबसे पुराना बांध होगा भाई। तो यहाँ पर हमें ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी होगा। दूसरी शताब्दी में भारत का सबसे पहले बांध का निर्माण किया गया और जो कि भारत का सबसे पुराना डैम था। सही भाई। अगला क्वेश्चन देखें भाई। क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा या महात्मा किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था गंभीर फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा था। गंभीर फकीर या कहा था अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर कहा था भाई। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था भाई? राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता। अगर कबायलिस्ट की बात करें तो इन्होंने गांधी जी को जो कहा था मलंग बाबा। और महात्मा महानात्मा कहने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब थोड़ी सी गांधी जी के जन्म और मृत्यु के लेकर चर्चा करनी है। अगर महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो भाई 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात। और इनके जन्मदिन जो 2 अक्टूबर को 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया 2 अक्टूबर को। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा चुका है पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को किसने घोषित किया? कौन सी संस्था है? तो भी ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इन्होंने 2 अक्टूबर को घोषित किया भैया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो भाई जो व्याख्या है इसकी अच्छे से सुनते रहें, ये एक पॉइंट पेपर में पूछा गया है भाई। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो घोषित किया, संस्था का नाम है, यूएनओ का एक पार्ट है, मतलब अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगर इनकी बात करें 150वीं जयंती को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। 150वीं जयंती ये मनाई गई थी भाई 2019। पूछा गया किस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई भैया 2019। और इसी दिन पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ये पूछा गया भी पेपर में। कब किया भाई? 150वीं जयंती पर। ये हो गई इनके जन्म को लेकर बात हो गई। अब आगे जो बात करेंगे भाई इनकी मृत्यु को लेकर, यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी पेपर में। इनकी मृत्यु जो हुई थी भैया 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, बिरला हाउस नई दिल्ली। तो
30 जनवरी को इनकी जो पुण्यतिथि है उसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इनके समाधि स्थल की बात करें तो समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। समाधि स्थल को इनके कहा जाता है राजघाट। तो ये इनकी जन्म और मृत्यु को लेकर कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। धीरे धीरे आगे गांधी जी के बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर होता है। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, कौन सी गर्म जलधारा है? कौन सी गर्म जलधारा है? तो लेब्राडोर की जलधारा की जलधाराओं के बारे में बात करें भाई, तो महासागरीय जलधाराएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं ये होती हैं भाई 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है महासागरीय जलधारा। एक होती है भैया गर्म और एक होती है हमारी ठंडी। गर्म जलधारा, जैसे गर्म में बात करेंगे तो अलास्का की हो जाएगी भैया, अलास्का जलधारा होगी भैया। अलास्का जलधारा ये होगी भैया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर की। एक हो जाएगी हमारी फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा होगी भैया एक। फ्लोरिडा की जलधारा जो होगी अटलांटिक ओशियन से संबंधित होगी, अटलांटिक महासागर। एक होगी गल्फ स्ट्रीम जिसे यूरोप का कंबल कहा जाता है और ये चलती है और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है। पूछा जाता है कहाँ पर चलती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। और ये विश्व में सबसे तेज चलने वाली जलधारा है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। अगर बात करें तो ये कौन सा महासागर होगा हमारा? अटलांटिक महासागर होगा। कौन से महासागर में चलेंगे? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर ये बोला गया भाई, तो यहाँ पर जो लेब्राडोर, देखो यहाँ पर जो आंसर होगा गर्म जो जलधारा होगी हमारी कौन सी होगी? अलास्का की गर्म जलधारा होगी। अब गर्म जलधारा की बात करें तो ये चलती है हमारी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इक्वेटर लाइन से चलेंगी, ये पोल्स की तरफ चलेंगी और वो कहलाएंगी हमारी गर्म जलधारा कहलाएंगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जो करंट होगी ओशियन, वो कहलाएगी भैया गर्म। इसके बाद आती है हमारा दूसरा जो होती है, एक होती है ठंडी जलधारा। ठंडी जो चलेगी इसका जस्ट उल्टा होगी, पोल्स से टू चलेगी, इक्वेटर लाइन की तरफ चलेगी और ये कैसी होगी भैया? ठंडी जलधारा होगी। अब इसमें ठंडी जो दे रखी है तुम्हारी, एक तो हमारी लेब्राडोर की जलधारा दे रखी है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट या पेरू की ये भी यहाँ पर ठंडी जलधारा है। केनारी की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये कुछ जलधाराएं ध्यान रखनी है भाई। हम्बोल्ट वाली जो चलेगी प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट ये है भैया पैसिफिक ओशियन में चलती है हम्बोल्ट। लेब्राडोर जो चलती है भैया अटलांटिक ओशियन। कैनारी की जलधारा जो चलती है, कैनारी की जो जलधारा चलती है ये भी अटलांटिक ओशियन की करंट है, अटलांटिक ओशियन। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है? अटलांटिक ओशियन। हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा ये भी प्रशांत महासागर में चलेगी भाई। कैनरी की जलधारा ये अटलांटिक ओशियन संबंधित है। तो इसमें पूछेगी कौन सी कोल्ड मतलब उष्ण वार्म करंट है, तो भाई ध्यान रखना हमारा अलास्का होगा। आगे आएंगे भाई क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला है भैया, कर्नाटक संगीत तक सीमित है। तो कर्नाटक संगीत का जो संबंध है वो क्षेत्र केरल में भी है भैया, केरल से भी संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कर्नाटक और तमिलनाडु। बाकी जो देश के हिस्सों में जो होता है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है। तो यहाँ पर कर्नाटक संगीत जो क्षेत्र है वो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर ध्यान रखने 2 पॉइंट भाई, कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है और कर्नाटक संगीत की रानी कौन है भाई? कर्नाटक संगीत के जनक
कर्नाटक संगीत के जनक ध्यान रखने में पुरंदर दास। पूछा जाता है कई बार पेपर में, कर्नाटक म्यूजिक के फादर कौन है? पुरंदर दास। पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। अगर क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक की बात करें तो कर्नाटक संगीत की जो रानी है, कर्नाटक संगीत की जो रानी है वो कहा जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को बोला जाता है। कर्नाटक संगीत की रानी जो है भाई एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। पूछा गया इस बार, ध्यान रखना भी पेपर में, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इस संगीत में देखें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग होता है तो जैकवुड लकड़ी से बना हुआ एक यहाँ पर सरस्वती वीणा का इस्तेमाल होता है। कौन सा? जैकवुड लकड़ी से बना हुआ सरस्वती वीणा का प्रयोग होता है किसमें? कर्नाटक संगीत में। चौथा जो पॉइंट ध्यान रखना, कर्नाटक की त्रिमूर्ति बहुत पूछी जाती है। कर्नाटक संगीत से संबंधित कौन सी त्रिमूर्ति, मतलब 3 कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता था? इसमें जो 3 बड़े नाम आते हैं भाई हमारा, मुथुस्वामी दीक्षितर हैं भाई, एक तो मुथुस्वामी दीक्षितर, मुथुस्वामी दीक्षितर। दूसरे आते हैं कर्नाटक में भैया, एक त्यागराज का नाम आता है कर्नाटक त्रिमूर्ति में, और एक नाम आता है हमारा श्यामा शास्त्री का। तो पूछ लेते हैं पेपर में भाई कि इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में नहीं आता है भाई। तो ये 3 नाम तुम्हें ध्यान रखने हैं भाई। कर्नाटक संगीत में जो आते हैं भैया मुथुस्वामी दीक्षित, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, ये तीनों को कहा जाता है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है भाई। तो इसमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं भाई। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदरदास, कर्नाटक संगीत की रानी किन्हें बोला जाता है भैया? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। और कर्नाटक संगीत में जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है जैकवुड ट्री से बना हुआ वाद्य यंत्र प्रयोग होगा और उसका नाम होगा भाई सरस्वती वीणा होगा भाई, सरस्वती वीणा। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं है? तो भी ध्यान रखना, एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपसे। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भी कर्नाटक संगीत की प्रतिपादक है। प्रिया सिस्टर का भी नाम जुड़ा हुआ है, बॉम्बे जयश्री का नाम भी जुड़ा हुआ। तो किशोरी अमानकर का संबंध कर्नाटक संगीत से नहीं है भाई। तो इस कर्नाटक म्यूजिक के बारे में बहुत जानकारी मैं दे चुका हूँ तुम्हें क्वेश्चन में, तो इसमें काफ़ी इतना ही ध्यान रखना है। कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कौन कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार भी हैं भाई। कई बार बता चुके हैं और कई बार पूछा भी गया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? पूछा गया भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है। तो भारत के पड़ोसी देशों में कुल संख्या आती है हमारी 9। इसमें 9 में से 7 जो आते हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। 7 देश स्थलीय सीमा साझा करेंगे, 2 देश जो जलीय सीमा साझा करेंगे, 2। तो कुल मिलाकर हमारे कितने होते हैं भाई? 9 देश हो जाते हैं भारत के पड़ोसी। अब देखो 7 जो कौन से स्थलीय होंगे, देखो एक तो यहाँ पर तुम्हारा ये क्या होगा भाई? अफगानिस्तान होगा एक, ये दिख रहा है सामने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। पश्चिम में एक ये होगा स्थलीय सीमा बनाने वाला, 2। तीसरा यहाँ पर एक चीन होगा, चौथा यहाँ पर नेपाल है, 5वां यहाँ पर भूटान, 6ठा म्यांमार और 7वां कौन सा? बांग्लादेश। तो ये 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा भी बनाएगा और जलीय? तो स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाने वाले 2 होंगे। एक तो देखो स्थलीय सीमा ये पाकिस्तान बनाएगा और इधर स्थलीय सीमा भारत से बना रहा है, और इधर जलीय सीमा ये बना रहा है मतलब अरेबियन सी से, अरब सागर से बना रहा है यहाँ पर। एक तो ये होगा, और एक हमारा ये होगा बांग्लादेश, बंगाली खाड़ी से सीमा बना रहा है, और भारत से इधर पश्चिम बंगाल से। तो ये जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी होगी? 2। अब पूछा जाएगा भाई जलीय मतलब 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं, मतलब
तो द्वीपीय पड़ोसी देश में एक तो हमारा ये आएगा श्रीलंका होगा, और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर एक होगा मालदीव। तो ये दो कैसे होंगे, द्वीपीय पड़ोसी देश में काउंट होंगे। फिर यहाँ पर 3 देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध पड़ोसी देशों की लिस्ट में आएंगे। भाई 3 स्थलरुद्ध भारत के पड़ोसी देश कौन से होंगे? स्थलरुद्ध का मतलब है ऐसे पड़ोस, मतलब ऐसे देश जो चारों ओर भूमि से घिरे हुए हों, चारों ओर भूमि से घिरे हुए जो भारत के पड़ोसी देश हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, एक तो अफगानिस्तान, ये भी लैंडलॉक पड़ोसी कंट्री है भारत का। एक अफगानिस्तान होगा भाई, एक हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें नेपाल, और एक भूटान। ये 3 जो है स्थलरुद्ध पड़ोसी देश होंगे भारत के। एक तो अफगानिस्तान होगा, दूसरा नेपाल होगा, और तीसरा कौन सा होगा? भूटान। नेपाल और भूटान को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बफर स्टेट। नेपाल और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं ना, बफर स्टेट कहा जाता है। तो ध्यान रखो, अगर पूछा है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा कौन करेगा, तो सबसे लंबी जो करता है वो हमारा बांग्लादेश करता है भैया। सबसे सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ, 4096 किलोमीटर करता है भाई। न्यूनतम कौन करता है? न्यूनतम करेगा अफगानिस्तान। भारत के साथ अफगानिस्तान न्यूनतम सीमा साझा करेगा कितनी? 106 किलोमीटर, केवल लद्दाख से करेगा। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को लेकर आपको ध्यान रखनी। तो इसका जो आंसर होगा, कुल पड़ोसी देश कितने होंगे भाई? 9 होंगे, जिसमें 7 स्थलीय होंगे और 2 जलीय होंगे। जलीय में कौन होंगे? श्रीलंका और मालदीव। आगे क्वेश्चन देखो अगला भाई, निम्नलिखित में से दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी किसे कहा गया? तो दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखने वाले थे भैया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म हुआ है भैया 1253 पटियाली उत्तर प्रदेश, और 1325 में इनकी मृत्यु हुई है भैया दिल्ली। तो ये इनका समय 1325। अब ध्यान रखना, ये अमीर खुसरो के बारे में बात है। ये शिष्य किसके भाई? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन भैया? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे भाई। कौन? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अगर बात करें किसके दरबार में रहते थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और उनके दरबार में एक ये क्या थे? संगीतकार थे। किसके दरबार में रहते थे भैया अमीर खुसरो? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका संबंध किससे? दिल्ली सल्तनत से है भाई, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी है भाई, इनके दरबार में रहते थे। किसके भैया? अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और इनके संगीतकार भी थे। तो इनका शासनकाल भी कई बार पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी का भैया। 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया था भैया। 20 साल का इनका शासन की अवधि पूछी गई है, कई बार ध्यान रखनी है। अब इनकी मैंने 2-3 पुस्तकें बताई होंगी तुम्हें पिछली क्लास में। मैंने एक तो तुगलकनामा बताया था तुम्हें, और एक बताया था नूर सिपीहर। 2 पुस्तकें मैं तुम्हें रिवाइज करा चुका हूँ भाई। अब 2 पुस्तकें तुम्हें और नई ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखनी है इनकी पुस्तक मतला उल अनबर, बहुत पूछी गई है पेपर में। मतला उल अनबर किसकी पुस्तक है भाई? अमीर खुसरो की बुक है अनबर। एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है इनकी, खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह, ये पुस्तक इनकी अमीर खुसरो की बार बार पूछी गई है पेपर में, खजाइन उल फतूह। और इसमें क्या है? चित्तौड़ पर चित्तौड़ पर किसके आक्रमण का वर्णन? अलाउद्दीन खिलजी के। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है किस पुस्तक में? ये पूछी गई है पेपर में, ध्यान। चित्तौड़ पर खिलजी के आक्रमण का वर्णन अमीर खुसरो की किस पुस्तक में मिलता है भाई? खजाइन उल फतूह में मिलता है। खिलजी के आक्रमण का वर्णन। तो ध्यान रखना, ये 2023 में पूछी गई है पेपर में एसएससी के भाई, के अमीर खुसरो की किस पुस्तक में चित्तौड़ पर खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है?
तो खजाइन उल फतूह, और एक पुस्तक का नाम ध्यान रखना मतला उल अनवर, और एक का ध्यान रखना भाई कौन सी भाई तुगलकनामा नूर सिपीहर, और एक ही मैंने इनकी कविता बताई थी हस्त ए बिहिश्त। तो अमीर खुसरो के बारे में इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं भाई। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो पीछे जो मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए थे वहां पर मैंने बताए होंगे कर्नाटक के टाइगर रिजर्व बताए होंगे बहुत सारे। तो कर्नाटक का एक टाइगर रिजर्व मैंने बताया होगा क्लास में, एक तो तुम्हें भद्रा बताया होगा, भद्रा, नागर होल बताया होगा, डांडेली। पेंच टाइगर रिजर्व का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है भाई। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ से? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा जो भारत में सोयाबीन का उत्पादन होता है भाई वो होता है कहाँ पर? एमपी में। इसीलिए एमपी को कहा जाता है सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है। एक एमपी को संज्ञा दी जाती है सोयाबीन स्टेट, और एक एमपी को बोला जाता है भैया टाइगर स्टेट। अभी बाघों की जो काउंटिंग हुई है वहाँ पर एमपी में जो टाइगर पाए गए हैं वो 785 टाइगर पाए गए हैं। तो यहाँ पर टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगर एक बात करें टाइगर कैपिटल अगर पूछा जाता है तो नागपुर को बोला जाता है। टाइगर कैपिटल जो बोला जाता है वो नागपुर को बोला जाता है। तो ये नागपुर ध्यान रखना। अगर टाइगर स्टेट बोला जाएगा तो एमपी होगा, टाइगर कैपिटल अगर बोला जाएगा तो वो नागपुर होता है। कौन सा? नागपुर। तो ये एमपी से 2-3 बातें और हम एमपी के जो टाइगर रिजर्व में कौन कौन से ध्यान रखने हैं, तो एमपी का एक तो हमें ध्यान रखना है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। एमपी से एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है हमें पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना के बाद एक टाइगर रिजर्व पेंच का ध्यान रखना है। पेंच महाराष्ट्र में भी है भाई, एमपी में भी है। एक टाइगर रिजर्व का ध्यान रखना है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी से ही है। एक टाइगर रिजर्व का ध्यान रखना है हमें, पेंच हो गया पन्ना, और एक हो गया बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये हो जाएगा संजय धोबरी टाइगर रिजर्व। तो एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं भैया? 6 कुल टाइगर रिजर्व हैं। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने एमपी के टाइगर रिजर्व पढ़ लिए, पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमने कर्नाटक के डिस्कस किए थे। तो 2 स्टेट यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं भाई। तो भाई ऐसे धीरे धीरे हर स्टेट को कवर करते चलेंगे भाई। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें भाई। एक तरफ बैंक दे रखी है, एक तरफ इनकी स्थापना या राष्ट्रीयकरण दे रखा है भाई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो बात करें 1975 में हुई थी। तो पहले का जो होगा वो दूसरा होगा, पहले का 2। अगर नाबार्ड पहले का जो होगा 2। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है भैया वो 1982 में हुई है। तो दूसरे का पहला होगा। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955। तो इसमें पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो इसमें बी वाला आंसर होगा। तो आगे जो हमने इस मतलब जो 3 बैंक जो दे रखी है तुम्हारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक, तो इनके हमने आगे जो सेट आने वाले हैं वहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं। मतलब इन तीनों बैंकों के बारे में डिटेल से वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कब कब इनकी स्थापना हुई भाई। आगे आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2। गैंगवॉन शहर निम्नलिखित में किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है पेपर में भाई। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो होंगे भाई फ्रांस पेरिस में होंगे। तो मैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बता चुका हूँ पहला कब हुआ था भैया, ये 2024 का पेरिस में होगा। अगर 2028 की बात करें ग्रीष्मकालीन, 2028 में जो होगा लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 का ओलंपिक होगा, ये आगामी वाला, ये ध्यान रखना यूएसए में होगा।
फिर 2032 का भी डिक्लेयर हो चुका है मेरे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और 2020 का तुम्हें पता होगा कहाँ पर हुआ था, जापान के टोक्यो में हुआ। ये आगामी ध्यान रखने हैं 24 का, 28 का, 32 का। शीतकालीन ओलंपिक 2024। अब देखो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच जो कितने वर्ष का अंतर होता है भाई, तो ध्यान रखना 2 वर्ष के अंतराल पर हो, 2 वर्ष का इनका अंतर होता है। लेकिन आयोजन जो होंगे प्रत्येक 4 वर्ष पर होंगे, चाहे ग्रीष्मकालीन हो चाहे शीतकालीन। लेकिन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच जो अंतर होगा वो 2 वर्षों का अंतर होगा। तो इस बार ये एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा भी है। तो इनके बीच जो अंतर होगा, मतलब दोनों के आयोजन के बीच 2 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन होंगे कब ये भाई, 4 साल के अंतराल पर ही होंगे। अब देखो जहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ है वो 2022 में हुआ होगा। देखो 2022 में हुआ होगा शीतकालीन ओलंपिक 2022। और 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है बीजिंग चाइना में हुआ है, बीजिंग चीन में हुआ है 2022 का। कौन सा भैया, शीतकालीन ओलंपिक। तो बीजिंग शहर विश्व का एकमात्र ऐसा शहर बना है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक व शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया। अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें बीजिंग में तो हुआ है 2008 में हुआ, और शीतकालीन कब हुआ, 2022। तो विश्व का एकमात्र ऐसा शहर बना है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, तो ये गैंगबॉन शहर यूएस, मतलब ये होंगे साउथ कोरिया, गैंगबॉन शहर दक्षिण कोरिया में होंगे। और ये होगा हमारा, और इस बार ये एमटीएस ने क्वेश्चन पूछा भी है भाई। तो यहाँ पर गैंगबॉन शहर में किस खेल का आयोजन किया गया, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा, 2024 का आयोजन किया जाएगा। सही है भाई। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।